नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पटेल। श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के बारे में, जिनका कल निधन हो गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनकी मृत्यु कल ही यानी कि 31 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में गंभीर बीमारी के कारण हुई है। कार्यक्षेत्र तो आप लोग जानते हैं, वो भारत के सबसे महत्वपूर्ण भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। उनके राजनीतिक जीवन के बारे में हम कहानीनुमा जानने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी अमिट छाप हमारे जेहन में उतर जाए। तो आइए शुरू करते हैं। चूंकि अब राजनीतिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रारंभिक जीवन के बारे में नहीं, इसलिए हम लोग सन 1980 से शुरू कर रहे हैं। तो सन 1980 में वे राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता बनाए गए। इस दौरान प्रणब मुखर्जी को सबसे शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री माना जाने लगा और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वही कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, पर राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही प्रणब को हाशिए पर कर दिया गया। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि राजीव गांधी के साथ प्रणब मुखर्जी का तालमेल उतना नहीं बैठता था, इसलिए हाशिए पर कर दिया गया उनको। ऐसा माना जाता है कि वो राजीव गांधी के समर्थक मंडली के षड्यंत्र का शिकार हुए, जिसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया। आइए आगे जानते हैं। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस छोड़ अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया। वर्ष 1989 में उन्होंने अपने दल का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया। उनके जो पार्टी थी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए उन्होंने इसको विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी में ही। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में उनका राजनीतिक करियर पुनर्जीवित हो उठा जब उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। अभी जो नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है, उसी को पहले योजना आयोग कहते थे। तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया और सन 1995 में विदेश मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने नरसिंह राव मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहले विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। आगे जानते हैं। सन 1997 में प्रणब को उत्कृष्ट सांसद चुना गया। आगे हम लोग जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, उन्हें कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं, तो इसलिए ये भी जानना जरूरी है। प्रणब मुखर्जी को गांधी परिवार का वफादार माना जाता है और सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सन 1998 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई, तब उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। प्रणब मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं। वह 1969 में राज्यसभा के सदस्य बने। वह सदन में 1975, 1981, 1993 और 1999 में निर्वाचित हुए। तो ये था उनका कुछ राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोगों ने दृष्टि देखी है। आगे हम लोग जानते हैं उनके विचार के बारे में, क्योंकि एक जो महान व्यक्तित्व होता है, उनका विचार ही हमारी युवा पीढ़ी के लिए, साथ ही आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही जरूरी होती है और बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उनके विचार हम लोग जानते हैं। हमारी माँ के लिए सभी बच्चे समान हैं और भारत सभी से पूछ रहा है कि हम इस राष्ट्र निर्माण के जटिल नाटक में अपनी कौन सी भूमिका निभा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हमारे संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों के प्रति निष्ठा व प्रतिबद्धता बनाए रखें। दूसरा विचार है उनका, भारतीयों के रूप में हमें निश्चित रूप से अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन हमें भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए। मेरी विचार से शिक्षा वह वास्तविक रस विधा है जो भारत को अपने अगले स्वर्ण युग में ला सकता है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी शिक्षा को कितना महत्व देते थे। तीसरा विचार उन्होंने रखा था कि भारत के युवा एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे, जो राजनीतिक रूप से परिपक्व और आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र होगा, जिसमें राष्ट्र के लोग उच्च गुणवत्ता का जीवन और न्याय दोनों का आनंद ले सकेंगे। एक और विचार है, भारत वह देश है जहां बहुत गरीबी है। भारत एक आकर्षक उत्थान सभ्यता है जो सिर्फ हमारे शानदार कला में ही नहीं निखरती, बल्कि हमारे शहर और गांव की रचनात्मकता और हमारे दैनिक जीवन में के मानवता में भी निखर उठती है। तो इन विचारों से स्पष्ट झलकता है कि उनको कितने हमारे देश के बारे में गहरी पैठ थी। उनके प्रमुख पद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रमुख पद भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए, 1991 से 1996 तक रहे। इसके बाद भारत के रक्षा मंत्री बने 2004 से 2006 तक, और फिर भारत के वित्त मंत्री रहे हैं 24 जनवरी 2009 से 2012 तक।
फिर आप लोग जानते हैं कि 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। उनकी कुछ सम्मान एवं पुरस्कार है जो उनको मिला है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सन 1984 में यूरेनमनी पत्रिका द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में इनका मूल्यांकन किया गया। 2007 में इन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2010 में इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया से सम्मानित किया गया और 2019 में भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है, और कौन से ईयर में मिला है ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये अभी तक हमने डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक जीवन और उनको मिले हुए विभिन्न पुरस्कारों की बात की है। अब हम उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में और साथ ही तत्कालिक राजनीति के बारे में बहुत गहराई से समझा है और उसी के बारे में उन्होंने किताब के रूप में उतारा है। 2017 में उन्होंने द कोलिएशन ईयर्स लिखा और जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के राजनीतिक संबंध के बारे में चर्चा की है। 2014 में द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स के बारे में लिखा, ये पुस्तक आई थी 2014 में। और फिर 2016 में उन्होंने द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 के बारे में लिखा है। इस टॉपिक का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से सुंदरम एकेडमी को ज्वाइन करिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।